बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जून में जो महंगाई का तनासुब था, अब जुलाई में उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। हमारी यादाश्तें बड़ी कमजोर हो गई हैं। वक्त पे होने वाली चीज तो याद रखते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या यहाँ वहाँ हो जाती है चीजें। बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, अभी ईद की गहमा गहमी है, सब लोग बड़े मजे से ईदें बना रहे हैं और चीजें अभी नजर नहीं आ रही उस तरह से जिस तरह से आगे होने वाली है। दूध के डब्बों का भी जिक्र किया था, जिसपे दूध के डब्बों पे जिस तरह से टैक्स लगा के बढ़ाया गया है। इस वक्त जितनी भी सूरत हाल है, जो इकोनॉमी को कंट्रोल करके चैंपियन आपने बिठाए हुए थे, वो चैंपियन आपके जो है बिल्कुल ठुस हो चुके हैं इस वक्त, और आपके पास अभी है नहीं कुछ देने के लिए। आपने मजीद ये किया कि टैक्स वालों को, जो टैक्स पेयर नहीं थे, उनको उस खाते में तो शामिल कर नहीं सकते थे, और जो लोग इसमें शामिल थे, तनख्वाहदार तबका जो था, वो जो उनकी मजबूरी है कि उनकी तनख्वाह में से टैक्स कट सकता था, उन पे आपने मजीद टैक्स लगा दिया। अब होगा क्या, इसकी लॉजिकल चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उसमें जितनी टैक्स कट रहा था, उससे ज्यादा अब टैक्स कटेगा। वो तो कटेगा, सो कटेगा। उसके अलावा जो आम अशिया खुर्दनोश की चीजें हैं, उस पे भी टैक्स लग गया है। अब आप कुछ भी आम चीजें खरीदने जाएंगे, उस पे आपको 18% मजीद टैक्स देना है। अब ये तमाम चीजें होके एक आम जो महंगाई का तूफान बढ़ाएंगी, इस पे कोई नजरसानी नहीं है। चले जनाब, हम मुल्क के कौम के लिए जो है इस पे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि अवाम दे दे कुर्बानी, लेकिन उसके बाद आप ये सोचेंगे फैसिलिटीज क्या है आपके पास। ना गवर्नमेंट आपके पास स्कूल है, ना आपके पास गवर्नमेंट का अस्पताल है, ना कोई फैसिलिटी आपके पास ऐसी है कि जिसपे आप जाएं और बड़े खुश होकर आप कहें कि मैं टैक्स दे रहा हूं तो कोई बात नहीं, मेरी भी सिक्योरिटी है। मैं नहीं कहती कि पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आप यूके चले जाएं, टैक्सेस हर जगह मौजूद हैं, लेकिन फैसिलिटीज भी हैं, इंश्योरेंस भी है, आपके मेडिकल भी आपको मिल रहा है। तो फिर अवाम कहती है चलो जनाब ये भी ठीक है। जहां आप टैक्स लगा नहीं सकते थे, वहां आप जो है वो हाथ बांध के बैठे हुए, और आपने बड़े आराम से एमएनए एमपीएस का जो है वो कोटा रखा हुआ है कि इनको तरक्याती काम में वो पैसे देने हैं जो ये तरक्याती काम सो कॉल्ड कर सके। वो तरक्याती काम के पैसे नहीं है, वो पैसे वो हैं जो इलेक्शन के वक्त उन्होंने खर्च किए थे। तो वो इंजेक्शन तो 1 साल का लगाना जरूरी है। वो एक दफा इलेक्शंस पे खर्च करते हैं और फिर 5 साल जब तक गवर्नमेंट चलती रहे, उनको हर साल बजट में वो पैसा मिलता है जो उनके लिए काफी होता है। वो तरक्याती काम क्या होते हैं, बहुत दूर नहीं जाते, हम कराची की बात करते हैं। कराची में जब भी सड़क बनेगी, उसी सड़क पे बारिश होगी, आपको 4 दिन बाद वो सड़क आपको टूटी हुई नजर आएगी। फिर वो एक और बजट के तौर पे उस पर चेपियां लग रही होंगी और होना आपका कुछ नहीं है। दूसरा, आज बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हवाले से मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला था। अभी तक तो लग रहा था कि वन साइडेड है, और जो पीटीआई के वकला हैं वो थोड़े से हमें नजर आ रहा था कि बैक सीन पे हो रहे हैं और सही तरह से दलाइल नहीं दे पा रहे। लेकिन आज जो एक बड़ा जबरदस्त सा बयान आया है, मैं उसको पढ़ के सुना देती हूँ कि जनाब जो कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाने पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहीं पे भी किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इतना बड़ा बयान है ये कि जनाब आप इसको सोचें जरा कि अगर वन साइडेड ये चीज हो, इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई, और इंटरप्रिटेशन सही ना होने के बाद कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े लॉयर सुप्रीम इनके पास हैं, पीटीआई के मौजूद हैं, क्या वो उस वक्त समझ नहीं सके? इतनी बड़ी पार्टी को खुड्डे लाइन बिल्कुल आपने लगा दिया है, और आपको ये नहीं पता कि जनाब ये सीट्स अगर गई हैं तो क्यों गई। मैं मानती हूं कि कुछ इसमें कानूनी बातें जरूर हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को एक तरफ कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आपके पास ये अलग बात है कि हम पीटीआई के हक में बात कर रहे हैं, अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में एक सिंपैथी के वोट का बड़ा पुराना रिवाज है। तो इस दफा भी पीटीआई को बड़ा सिंपैथी का वोट पड़ा है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर वोट था भी, उनका वोट बैंक था, तो उसके बाद जो मसाइल हुए, एक इतनी बड़ी पार्टी को जो कि पाकिस्तान में स्टेक रखती है, उसको इस तरह से साइडलाइन करना ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये बयान सुप्रीम कोर्ट देती है, इसका मतलब पूरा सिनेरियो 360 चेंज हो सकता है। एक और जनाब पंडोरा तो बड़े खुलते रहते हैं, और एक और पंडोरा जो इस वक्त खुला है वो ये है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी फिर एक दूसरे के सामने आ जाती। जनाब हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे कि सिंध में यही नहीं समझ में आ रहा था, ये जो अपने आप को स्टेक होल्डर करते हैं, चाहे वो एमक्यूएम सबसे पहले अपनी जश्न बनाने के लिए बैठी हुई थी इलेक्शन वाले दिन में रात को, ये स्टेक होल्डर बनेगी कि पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर बनेगी, कराची के मसले हल कहां होंगे। होना तो जनाब यहां तक की हद तक ठीक था, लेकिन अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में भी एमक्यूएम के जो बयान आया है वो कोई छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़ा बयान है।
और इस पे हो सकता है कि आगे मजीद मसाइल हों। बयानबाजी का वो सिलसिला है कि आमने सामने होके एक दूसरे को बात की जा रही है और यहाँ तक कि मुल्क तोड़ने और मुल्क बनाने और मफादात तक बात पहुंच चुकी है। अब फाइनली जो पीपल्स पार्टी का बयान आता है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब ये लोग माफी मांगे और मुस्तफा होने का कह दिया इन्होंने। सिंध हुकूमत को, गवर्नर सिंध को मुस्तफा होने का कह दिया। ये अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मौलाना फजलुर रहमान वापस से इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है जनाब, आप कर लें, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में वापस इलेक्शंस होना, इतना तो पैसा नहीं है मुल्क के पास कि वापस इलेक्शंस की तरफ जाएं। और अगर वो वाकई वापस एक जत्थों की सियासत पे आते हैं फजलुर रहमान साहब, तो वो किस हद तक गवर्नमेंट के में या फिर ताकतवर हलकों में एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा इसका सिनेरियो ये भी बनता है कि फजलुर रहमान साहब के पास कुछ अब है तो नहीं कुछ करने को, तो जनाब वो यही कुछ कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो वो ये है कि इस वक्त जो मोहब्बतें बढ़ रही थी पीटीआई की और फजलुर रहमान साहब की, असल तो मुद्दा ये है कि फजलुर रहमान साहब की सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिल गई हैं। अब वो किसने दी हैं ये अलग बात है, मोहब्बतें भी बढ़ी हैं और सीटें भी उन्हीं को मिली हैं। बहरहाल वो ये कसूरवार ठहराते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने किया। एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना तो इस बात से था नहीं। वो आप वही बात है कि पाकिस्तान को आप ऊपर से देखें तो आपको पता चल जाएगा पंजाब जो है किस जबान को मिला है, पख्तून किसको मिलना है, कराची कहाँ गया है और जो है वो बलूचिस्तान कहाँ जाना है। तमाम सिनेरियो जो है फैसला साजों ने बिल्कुल आपके पाकिस्तान के नक्शे को आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन किया आमिर सिद्दीकी साहब ने, मेंबर सूबाई असेंबली MQM से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपकी तरफ चलते हैं फारूक डाडी साहब। बजट पे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इस दफ़ा पेट्रोल की प्राइस में खातिर खा इजाफा किया गया। बीच में अचानक से आया था कि जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही थी और वो नोटिफिकेशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने रोक लिया। मुझे तो हंसी आ रही थी इस बात पे कि शहबाज शरीफ साहब नोटिफिकेशन रोक रहे। मेरे ख्याल गलती से एक नोटिफिकेशन पुराना वाला निकल गया तो उसको फिर रोक के कहने लगे कि ओके जनाब। क्या समझते हैं इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है? देखिए 18,877 अरब का बजट नेशनल असेंबली से मंजूर हो गया और ये अवाम का बजट जो है हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी समझ रही। क्या हुकूमत इसको डिफेंड कर सकती है? आप देखिए कि पेट्रोल पे डीवाई जो कि 60 रुपये बहुत बड़ी रकम कहलाती है पर लीटर, वो बढ़ा के 80 रुपये कर दिया गया है। तो ये सारा बोझ अवाम पे जाएगा। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो हर इजनास की कीमत बढ़ती है। तो बहरहाल अब ये बजट तो इनके चाचे मामू ने बनाया है और ये जो हमारे वजीर। अच्छा, आपको इकोनॉमी के बारे में पता है? मुझे जो है ना इकोनॉमी की ज्यादा समझ नहीं है, आप लोगों से मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये बताएं कि IMF ने तो नहीं कहा था कि आप तनख्वाहदार लोगों पे टैक्स लगाएं, उसकी तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो तो ये कह रहा था कि तमाम लोगों को टैक्स के धारे में शामिल करें। बिल्कुल, आप देखें तनख्वाहदार जो लोग हैं हमेशा पिसते हैं और उनका एक्सोर सारा वो कट जाता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है उनके साथ। एक तरफ आप उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं और उससे 4 गुना ज्यादा आप टैक्सेस बढ़ा देते हैं, तो वो कहाँ जाए, किससे गिला करें? अच्छा, दूसरा ये है कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें। आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का 30% बजट बढ़ा दिया, आपने सेनेट का 30% बढ़ा दिया, आपने नेशनल असेंबली का 30%। किस लिए? और प्राइम मिनिस्टर हाउस का किस लिए बढ़ाया है कुछ समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट हाउस का भी आपने बढ़ाया, किस लिए? आपने पिछले दौरे हुकूमतों में देखा है कि बजट जो एलोकेटेड था वो भी कम हुआ। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन 55 अरब रुपए उसकी जाती डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। आप मुझे और इज नॉट अकाउंट दैट अमाउंट इज नॉट अकाउंटेबल। आप पूछ भी नहीं सकते। अच्छा, अकाउंटेबल भी नहीं है वो? अकाउंटेबल भी नहीं है, जो उसकी अपनी डिस्क्रिशन है। तो ऑडिट करें ना इन चीजों का कि कहां से। आज 130 अरब डॉलर के हम IMF के मकरूज हैं। तो 2008 से 2018 तक ये अमाउंट 34 अरब डॉलर से लेकर 94 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो उसका ऑडिट तो कर रहा है कि पैसा खर्च कहाँ हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स लगे। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई कहता है कि हमने तो वो सड़कें बनाई है, मोटरवे बनाई है, ओ भाईजान वो पैसे IMF के नहीं थे, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाए।
नहीं, हमारे यहाँ मेरे ख्याल है कि ओवरऑल मसला भी ये है कि हम हर बात में IMF को भी लेके आते हैं। 78,000 करोड़ जो है वो इस वक्त आपके ऊपर कर्जा है, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी कर्जदार है। लेकिन ये सिर्फ IMF का कर्जा नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ममालिक है जिनका पैसा हमारे पास मौजूद है। ऐसा ही है सर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखिए कि हम हर चीज IMF पे डालते हैं, लेकिन आप अशरफ यहाँ पे आप देखिए कि एक इन्होंने अभी बीच में अच्छा, अभी वो जरी टैक्स कह रहे थे, वो उसका भी कुछ नहीं हुआ। कौन सा? जरी जमीनों पे टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। सकते ये लोग, इनकी हिम्मत ही नहीं है। इनके सारे MNA और ये सब इनके खिलाफ हो जाए। उनको तो बाकायदा रुश्वत दी जाती है तरक्यात के नाम पे। जैसे भी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि इनको जो पैसे दिए जा रहे तरक्यात के नाम पे, ये सारा करप्शन है। आप देखिए $1 अरब जब PDF की गवर्नमेंट ने PDM या PDF जो भी थी, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, उन्होंने उस वक्त 1-1 अरब रुपया एक MNA को दिया। ये सारी सियासी रुश्वत, उसका ऑडिट करो ना, पैसा कहाँ गया। आज मेहता इस्माइल साहब ने कहा है 500 अरब का उन्होंने एस्टिमेट दिया है। तो ये सारा पैसा कहाँ गया। खान साहब की हुकूमत $18 अरब छोड़ के गई थी खजाने में। ये मैं स्टेट बैंक का फिगर दे रहा हूँ। PTI तो $22 अरब कहती है। तो वो $18 अरब आपने कहाँ खर्च किए, कहाँ है, इसका बताया नहीं। ये सारी ऑडिट रिपोर्ट स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के सामने लेके आए कि पैसा सब गया कहाँ। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि इतने 130 अरब के मकरूज हो गए, लेकिन कोई ऑडिट नहीं है। हमारे $18 अरब खजाने में छोड़ के जाते, कोई वो नहीं है। और $3 अरब के लिए आपने अपने क्या कहते हैं कि सी पोर्ट गिरवी रख दिया, तमाम एयरपोर्ट गिरवी रख दिए। और आप ये देखें, सिंध के साथ, कराची के साथ 3,000 अरब का पूरे सिंध का बजट इन्होंने जो अनाउंस किया, सिर्फ कराची के लिए 2.5% KMC के लिए रखी, जबकि 95% कराची पूरे सिंध का कंट्रीब्यूट करता है टैक्सेस। तो ये कराची वालों के साथ ये जुल्म सितम क्यों? मैं MQM से भी गिला करूंगा कि MQM का भी फर्ज है, जब वो कराची की नुमाइंदगी का दावा करती है, तो MQM को भी चाहिए कि अमली तौर पे इस पे कदम उठाए, और अमली तौर पे जो कोटा सिस्टम कराची के बच्चे, कराची के तालिबे पिछले 50 साल से महरूम हैं, उसके ऊपर अमली तौर पे कदम उठाए, ताकि कराची के लोगों को नौकरियां मिले। कराची के कोटा सिस्टम में तो आज बात हुई है, उसी पे ही तो जश्न मनाया जा रहा था, उसी पे तो बात हो रही थी। आई होप कि उसमें बेहतरी आ जाए। आप देखें ना क्या है। अब ये IPPs को आप देख लें, उनकी जो हरदर्मी है, उनको तो आपने क्या कहते हैं कि स्टेट सोवरेन गारंटी दी हुई है। वो ये जान क्यों नहीं छुड़ा लेते IPP से? ऐसे क्या मजबूरी है, ऐसी क्या ब्लैकमेलिंग है, ये इनसे जान नहीं छुड़ा पा रहे? देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा। खान साहब ने अपने दौर हुकूमत में इनको लगाम दी थी और कहा था कि डॉलर का रेट 148 से ऊपर हम आपको नहीं देंगे। तो आज जो उनको पैसा मिल रहा है, बेशक डॉलर डबल कीमत हो गया, लेकिन 148 के हिसाब से पैसे उनको मिल रहे हैं डॉलर की शक्ल में। ये तो खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया था जो इनको लगाम दी थी, और अभी भी इनको लगाम दी जा सकती, क्योंकि ये प्रोडक्शन ही पूरी नहीं कर रहे। 48% जो ये चार्ज कर रहे हैं उसका 48% भी ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और अब क्या आप देखें, सोलर सिस्टम के तहत सारी बिजली पूरे पाकिस्तान में दी जाती है, यानी कि इन IPP से तो कई गुना ज्यादा सोलर के थ्रू बिजली बेची जा रही है इन पावर हाउसेस को। तो यहाँ पे देखें तो देखिए अवाम और चलिए सर बात कर लेते हैं, MQM से बात कर लेते हैं। टैक्सेस लगाने से पहले आप अपने सिस्टम को ठीक करें। ये जितने भी टैक्सेस हम और आप देते हैं, ये FBR तक नहीं पहुंचते। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, FBR तक नहीं पहुंचता, 1-2% पहुंचता होगा। और आप जो भी हर गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, उम्रा से ज्यादा टैक्स दे रहा है, साबुन की टिक्किया, सर, जो भी घी तेल दे रहा है, खाने पीने की अशिया, हर चीज पे वो सेल टैक्स दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये पैसा FBR तक नहीं पहुंचता, और जितना टैक्स आप बढ़ाओगे उतनी करप्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक अट्रैक्शन है उसके अंदर।
तो बहरहाल नहीं समझ। चलिए सर, बात करते हैं आमिर सिद्दीकी साहब से भी बात करते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, कराची का इशू जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा यूं भी है कि हमें सहूलियात तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन टैक्स भी हम ही सबसे ज्यादा दे रहे हैं। शायद यही वजह है जो अभी फारूक राठी साहब ने कही कि जराइम की शरह में जो इजाफा हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि लोगों के अखराजात पूरे हो नहीं रहे, और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के लड़के भी जो हैं वो आज पिस्टल उठा के जो है वो मोबाइल चोरी कर रहे हैं। क्या एमक्यूएम का स्टैंड है इस हवाले से कि वो क्या समझती है मसले किस तरह से हल हो सकते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फारूक साहब ने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए मेन मसला है क्या आपका आज जो हमारे पास हम आज इस हाल पे खड़े हो गए, आप इससे भी बदतर हालत में जाने वाले हैं, क्योंकि जो जिस तरह फारूक साहब ने कहा टैक्स नहीं पहुंच रहा। आज मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट ने तो कहा कि हमने 25% लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी, क्या प्राइवेट इदारों ने अपने लोगों की तनख्वाह बढ़ाई है? आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया को आप सर्वे कर लें, वहां पे फिक्स टैक्स के ऊपर अगर आपकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है या आपने फिक्स टैक्स दे दिया, उसके बाद अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं तो रीइंबर्स होता है। आज मुझे बताएं कि फिक्स टैक्स ले लिया तनख्वाह से, हर महीने टैक्स कट रहा, उसके बाद आप जो चीज खरीदेंगे आपको टैक्स देना है। तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा रोल मॉडल है जो हमारे पाकिस्तान में है कि हम टैक्स पे टैक्स ले रहे हैं? और किससे? तनख्वाहदार तबका, क्यों कि वो फंस चुका है, वो रजिस्टर्ड हो चुका है, वो रजिस्टर्ड हैं तो उन्होंने टैक्स देना है। हम जितना भी उनको मार रहे हैं, क्यों? आज 15 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये जालिमाना निज़ाम है, इससे मुल्क आगे कभी नहीं बढ़ेगा। हम मुतालबा यही कर रहे हैं कि टैक्स में इंतहाई, अगर मुल्क को खड़ा करना है तो टैक्स में फिल फॉर इमरजेंसी लगा के रिफॉर्म्स लाएं। जिस तरह सर ने बात कही कि आज हम तबाह हो चुके हैं, आज जितने बिजनेसमैन है, मैं कहता हूँ इन्होंने बिजनेसमैनों ने मुल्क को तबाह किया है। आप मुझे बताएं, घर की माचिस से लेके हर चीज पे आम आदमी टैक्स दे रहा है, ये गरीब आदमी टैक्स दे रहे हैं, अमीर कोई टैक्स नहीं भर रहा। ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं क्या टैक्स दे रहे हैं? सर ने बात की कबाबजी की, कबाबजी पे जाए 90 रुपीज की चपाती देता है, बोतल 190 की दे रहा है। तो हम टैक्स जो ले रहे हैं आम आवाम से ले रहे हैं, 900 कबाबजी से नहीं ले रहे हैं। भाई कबाबजी में 900। तो मुझे बताएं कि आम कबाबजी 900 रुपए के पराठे के ऊपर टैक्स नहीं भर रहा। चाय की टपाल चाय वाला जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स आम लोग टैक्स भर रहे हैं। आज उन्होंने 20-20 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी हैं, मगर मुल्क दिवालिया हो गया है। वजह एफबीआर की नाकामी। आज इस बात को हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम करे कि एफबीआर नाकाम हो चुका है। जब तक कि हमारी रिफॉर्म्स नहीं होंगी हम बिल्कुल सिस्कियां ले रहे हैं। अब आप सोचेंगे हम $1 अरब $2 अरब ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि एफबीआर में इमरजेंसी लगाएं, आप देखेंगे आपके पास $100 अरब आप एक साल में कमा सकते, नहीं कमा सकते। टैक्स आपका हो रहा है, मगर सिर्फ और सिर्फ चंद लोग, और ये बिजनेसमैन लोग हैं जो कि इस टैक्स से फायदा उठा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ा रहे हैं, मगर खजाने में टैक्स नहीं जा रहा। आप सिन सेल टैक्स को ले लें, आप मुझे बताएं कि पॉइंट ऑफ सेल है, पिन निकाल ली जाती है, टैक्स नहीं जा रहा। तो हम कब इस निज़ाम को बदलेंगे? हमें कौन रोक रहा है? आखिर वजह क्या है? एमक्यूएम तो मुतालबा कर रही है कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें। सर मेरी आपसे शिकायत है, आप हमेशा वही बात है, मैं बार बार जुमला रिपीट करती हूँ, जिसकी अपोजिशन हो उसकी अपोजिशन कर दो। आप क्यों नहीं एहतजाज पे खड़े हो जाते? जनाब नहीं, कराची के हकूक की बात है, कराची वाला पिस रहा है। आप जिस तरह से आपने इनको तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तो छोड़ दें गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट छोड़ने से क्या होगा? अगर हमारे गवर्नमेंट छोड़ने से आप समझते हैं कि निज़ाम बेहतर हो जाता है तो हम कभी गवर्नमेंट से निकल जाते हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि हम तो बिल लेके आ रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं टैक्स के ऊपर। इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से हम जल्द से जल्द रिफॉर्म्स ला रहे हैं टैक्स के ऊपर, कि इस टैक्स को कैसे हमें गवर्नमेंट के खजाने में लाना है। आप समझते हैं अगर हम निकल जाते हैं वजारतों से, एक वजारत है और कुछ चीज, तो आप समझते हैं कि टैक्स निज़ाम बेहतर हो सकता है। हम पार्लियामेंट में रह के, हुकूमत में रह के आवाज उठा रहे हैं। आज सिंध की आवाज किसने उठाई है? कराची की। 47 बिलियन सिर्फ कराची में दिया है। सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कराची को फकीर बना दिया है। जो पूरे मुल्क को चला रहा है उसमें ना कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ना कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कौन लाएगा रिफॉर्म्स? मुझे आज मैं हमेशा ये मुद्दा उठा रही हूँ, रिफॉर्म्स कौन लाएगा? स्टेक होल्डर आप कहते हैं अपने आप को, पीपल्स पार्टी अपने आप को स्टेक होल्डर कहती है। आप वफाक के साथ बैठे हुए, कराची से भी आप अगर मुंतखब हुए हैं वफाक के लिए तो कराची से हुए हैं ना। आप मुझे बता दें तो फिर कराची की आवाज कौन बनेगा? आप तो कहते हैं पीपल्स पार्टी करेगी, करेगा कौन? नहीं, कराची की आवाज बन चुके हैं। आप मुझे बताएं, जो बजट स्पीचेस हुई हैं, बजट में जो हमने पॉइंट रेस किए, मगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई पॉइंट्स भी हमारा एक्सेप्ट नहीं किया। हम यही चीखते रहे कि K4 कर लें, S3 को कर लें। S3 आपको पता है, आज किसी को पता ही नहीं S3 क्या। आज कराची में जो बारिश है, जो पानी भरता है वो S3 है। S3 पे कोई तवज्जो नहीं। नाले पे हम साल 2-2 अरब रुपए नालों की सफाई पे खर्च कर रहे हैं, मगर हम S3 को कंप्लीट नहीं कर रहे। तो ये तो आपको हुकूमत से पूछना चाहिए। चलें हुकूमत से पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं। डॉक्टर सोराब सर की मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया।
सुराब सरकी साहब, बजट के ऊपर बात हो रही है, पहले चंक पे बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हालात कैसे बेहतर होंगे? खासतौर पे कराची की अगर मैं बात करूं तो कोई डेवलपमेंट पे काम तो हो नहीं रहा है और वो हमें नहीं समझ में आता कराची वालों को कि किससे बात करें। एमक्यूएम से बात की जाए, पीपल्स पार्टी से बात की जाए, कराची और सिंध में कैसे मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर रही है। आमतौर पर अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जब 18 अमेंडमेंट हुई है उसमें काफी अरबों खरबों रुपए का काम कराची के अंदर हुआ है। अंडर पासेज हैं, अभी हमारे जो मेयर हैं पहले की निस्बत सर कहाँ हुआ है? सर कोई सदर में हुआ है, तारिक रोड पूरा नया बना है, आपका चारा फैसल सारा नया बना है, कोरंगी में हुआ है, साइट एरिया में हुआ है, नाजमाबाद में हुआ है, अंडर पासेज बने। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो काम हुए हैं बिल्कुल ना होने के बराबर है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हमारे पास जो फंड्स आते हैं 18 अमेंडमेंट के बाद, तो ये फंड्स जो हैं वो जाहिर है पूरे सूबे में जाते हैं, लेकिन पूरे सूबे को दूसरे इलाकों को काट के भी अरबों रुपए, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है कराची, ज्यादा सिंध गवर्नमेंट कराची को पैसे देती है। हम जहाँ पर रहते हैं हमें तो एमक्यूएम तो कह रही है कि आप बात नहीं मान रहे, आप जो है मंसूबों पे सही तरह संजीदगी से अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, आप एमक्यूएम हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये इसमें कोई शक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को अगर कोई खिला रहा है, चला रहा है, वो कराची चला रही है। ठीक है, अब सिंध गवर्नमेंट के पास जितने पैसे आएंगे तो वो उसको पूरा सूबा चलाना पड़ता है। अब ये इसके कराची के लिए मैं हमेशा जब भी किसी से बात होती है तो आप कराची को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे आप उसको लेना पड़ेगा। आप ये देखें कि एमक्यूएम बैठी हुई है वहां पर मरकज में, कराची के लिए वो कितने मुसलसल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा टाइम पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है, तो ये इमरान खान के साथ भी रहे। इन्होंने कराची के लिए मतलब मरकज से क्या लेकर आए? पूरे कराची जो है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है। ग्रीन लाइन एमक्यूएम पाकिस्तान ने लाई थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। ग्रीन लाइन जो बस है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कहा था। तो ग्रीन लाइन जो एमक्यूएम पाकिस्तान कराची को जो तोहफा दिया था, एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया था। मेरे भाई, हम अगर ये बैठकर ये स्कोरिंग करेंगे कि मैंने दिया, आपने दिया, अच्छी बात है, मैंने जो दिया अच्छी बात है। कराची का हक है, कराची को हक मिलना चाहिए। कराची का हक तब मिलेगा कि हमारे पास कराची को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, बहुत बड़ा शहर है और पूरे मुल्क को चला रहा है। उसके लिए हमें ये सिर्फ अब डिपेंड करें सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। बजट तो आप नहीं बनाया ना, मुराद अली शाह साहब ने खुद जो है पेश किया है, आप लोगों का बजट है, आप लोगों की बात है। मुराद अली शाह साहब भी 3 दफा दे चुके हैं। जी मैं पूरी आपको आकर पूरा बजट, मैं आपको पूरा बजट, आप प्रोग्राम रख लें, पूरा बजट पे आपसे डिस्कस कर लेंगे। ये प्रोपेगेंडा की जाती है 15 साल के अंदर जितना हमने पैसा कराची के अंदर लगाया है, जो काम किया है, पूरे अंदरूनी सिंध में जितने दूसरे इलाके हैं वहाँ पर इतना नहीं लगाया। इस दफा सराहना चाहिए, इस दफा आप लोगों की सफाई वगैरह का इंतजाम जो है बड़ा आपने ठीक किया। कराची का राइट है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कराची के ऊपर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें मतलब अगर मैंडेट नहीं भी मिलता, लेकिन हमारी राजधानी है, हमारा कैपिटल है, हमें उधर काम करना है। और आप ये पूरा बजट देख लें 15 साल का, मैं आपको एक एक पैसे की आप पूरे सिंध के जितने भी दूसरे जो है बंदियात के इदारे, सिर्फ कराची का आप कर लें। ठीक है, मुझे बताएं ब्रेक में कितना टाइम है तो मैं आगे क्वेश्चंस पे जाऊं। ठीक है जनाब, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो है एक मजीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। फारूक डाडी साहब, मखसूस नशस्तों वाला मामला क्या समझते हैं? फैसला मेरे ख्याल है ज्यादा तो इसको आप टरखा सकते नहीं है, कल तक वापस हेयरिंग है, बहुत जल्दी इसको निपटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पीटीआई के हक में फैसला आ जाता है तो पूरी ही असेंबली का सिनेरियो बहुत बुरी तरह से चेंज हो जाना है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये हमारी आला अदालतों के जजेस में तफरीक उसी वक्त हो गई थी कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह यानी कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जब एक पार्टी से, एक मिनट सर, इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह चीफ जस्टिस साहब, सर 2 बातें हो गई।
मैं बताता हूँ, देखो इस्टेब्लिशमेंट में इलीट है, सब इलीट है, मैं मानती हूँ, लेकिन खास तौर पे आपने चीफ जस्टिस को ही इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह क्यों कहा सर? मैं इसकी वजह बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपकी जुडिशरी, आपकी जितनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वो तमाम मिलके सर आई नो दैट, बट प्रॉब्लम इज दैट, क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू सेड दैट। आप देखिए ना कि नवाज शरीफ किसके दौर में वापस आए? पीडीएम की गवर्नमेंट में तो वो नहीं आए, लेकिन वो कहते थे ना कि ये मैं बैरिस्टर एतजाज हसन का एक जुमला आपको कह रहा हूँ कि दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार कर रही है और पीएमएलएन जो है वो काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बन के आने का इंतजार कर रही है। मेरे ख्याल है सर ये किसी एक इंडिविजुअल पे इल्जाम हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह चीफ जस्टिस। आप ये सेंटेंस कम से कम मेरे प्रोग्राम से हज़फ कर दिया जाए। जी सर, तज्जियाकार इस चीज की शदीद मजम्मत करता हूँ कि किसी पार्टी से उसका निशान छीनना ये एक बहुत ज्यादती है। अच्छा सर, पार्टी की जाती नहीं है कि पार्टी जो है वो इलेक्शंस नहीं करवाती टाइम पे, ये जाती नहीं होती पार्टी की। कौन सी पार्टियों ने ऐसे सर नहीं करवाए, चले कागजात में करवा दिए, पीटीआई ने तो कागजात में भी नहीं करवाए सर। एएनपी ने भी कौन से करवाए, उनके ऊपर जुर्माना नहीं है सर, कागजात तो पूरे लाते, कम से कम बैंक के चालान तो जमा करवा देते। चले गलती करते तो ढंग से तो गलती कर लेते कि आपने एएनपी को टाइम दिया, उस पर जुर्माना लगाया, आप पीटीआई को भी टाइम देते। सर पीटीआई की गलती, आप क्या ये नहीं समझते कि पीटीआई सर नहीं सर, आप अगर बात करें कि तर्जुमा नहीं है तो फिर आप फेवर में बात कर रहे हो। सर दोनों क्या बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि फिर पीटीआई को क्या ये नहीं पता था कि वो अपनी पार्टी के बल पे असेंबली में जा सकती है, वो क्यों किसी और पार्टी के बल पे गई? जितने भी हमारे जजेस हैं या खासकर चीफ जस्टिस, उनको जो है इन चीजों के नोटिस लेने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं सर, आज लिया ना उन्होंने नोटिस। एक पार्टी बने हुए हैं और वो यकतरफा जैसे इलेक्शन कमिश्नर एक खुल्ला तौर पे एक पार्टी बने हुए थे। सर मैंने ये रिमार्क्स पढ़ के सुना है कि इलेक्शन कमीशन की जो वो बात करें कह रहे हैं गलत इंटरप्रिटेशन की है, हमने पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। सर फैसला उन्होंने दिया था लेकिन डिस्क्वालीफाई करने वाली बात नहीं की थी। ये पीटीआई की गलती है कि वो भी इसकी इंटरप्रिटेशन गलत करके किसी और में शामिल हुई। इसका जवाब कोई पीटीआई का तर्जुमानी दे सकता है सही, क्योंकि मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हमारी जुडिशरी अगर 130 नंबर पे है तो ऐसे जो कानूनदान बैठे हुए हैं और ऐसे जो जूरिस्ट बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। कोई रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है। आज आप देखिए, चले सर मैं आगे चलती हूँ, और जहां ये बात होती है ना कि जुडिशरी 130 नंबर पे, तो उन लोगों को ये भी क्लियर कर दूंगी बड़े आराम से। हम कहते हैं जुडिशरी 130 नंबर पे सिर्फ जुडिशरी नहीं है, आपके कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे और आपके जो करप्शन रेट है उसको मिला के 130 पे हम बड़े आराम से जुडिशरी को जो इल्जाम हो रहे थे इल्जाम ठहरा देते, और हमारे हक में फैसला आए तो जी वाह सुभान अल्लाह, और अगर ना आए तो जुडिशरी से बुरा कोई भी नहीं है। कराची में रोज लाशें गिर रही हैं, रोज कराची में लूटमार हो रही है, और कराची भी बात कर लेते हैं। इतनी आजादाना ये दंदनाते फिर रहे हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। वजह ये है कि तमाम ऐसे जो कराची में लगे वो गैर मुकामी है, तमाम जो कराची में लूटने वाले हैं वो गैर मुकामी हैं, जो कराची के अंदर बदमाशी और बत्ताखोरी कर रहे हैं वो गैर मुकामी हैं, कराची के अंदर इवन भिखारी तक गैर मुकामी है। तो ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? क्या गवर्नमेंट को ये नजर नहीं आता? चलिए सर, हम इस टॉपिक पे हम फिर बात करेंगे। मैं आगे चलती हूँ, अपने मेहमान की राय ले लेती हूँ। आमिर सिद्दीकी साहब, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, एमक्यूएम का क्या इस पे स्टैंड है कि जनाब एक पार्टी को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? गलत तो था इसमें, हम ये तो कह सकते हैं कि अब मुझे बताएं इमरान खान की जो पार्टी थी, पार्टी कहाँ थी? ये तो मांगे तांगे के लोग थे जो 4-10 जमा हो गए थे। ये ज्यादती है सर, ये देखिए ये 10-20 लोग 10 इधर से आए 20 उधर से। आज इमरान खान ये जुडिशरी को सब जुडिशरी, अगर पार्टी वो गलत थी सर, अगर पार्टी वो गलत थी तो फिर भी लोगों की मोहब्बतें तो है ना उस पार्टी के साथ, हम इससे तो इनकार नहीं कर सकते। देखिए आप इस बात को, आज लोग कहते हैं इमरान खान सर ने कहा कि 18 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। ये इमरान खान ने जो 3.5 साल मुल्क का बेड़ा खरक किया, शायद वो 1.5 साल पूरे करते तो शायद इमरान खान को लोग जूते लगाते। तो सर ये तो हुकूमत लेने वालों को सोचना चाहिए। हम तो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने जब हुकूमत छोड़ी
कि डॉलर और हमारे सारी चीजों के रेट्स क्या थे, वो हम कहाँ से कहाँ लेके आए। खजाने में सर, कोविड भी आया है। खजाने में आप कोविड देखें भी आया है, पेट्रोल क्या उसके था, बाद नहीं, पेट्रोल कहाँ था, हमारी एशियाज कहाँ थी, डॉलर कहाँ था। आज हम बात सुने कर्जे में जो डबल क्यों कहेंगे, डॉलर आपका कहाँ पहुंच गया है। डॉलर आज इमरान खान ने जो 3.5 साल बदहाली की, जो महकमों को, इदारों को तबाह किया, मैं कहता हूँ इमरान खान ने एक झूठा लेटर निकाला, कौम उनके झूठे लेटर को देख रही है। मगर आज ये भी सोचें, सबका एहतसाब करें, सब लोगों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है। इमरान खान ही था ना, किसी जज ने उनको कहा कि आ जाए एप्लीकेशन, मैं आपकी सुनता हूँ, तो उनको भी कौन लेके गया एप्लीकेशन लेके गया, खाली नवाज शरीफ का एहतसाब होना था, बाकी सारे लोग कहाँ हैं पनामा में। तो ये खेल बना हुआ है सर, सही कह रहे हैं, जुडिशरी नाकाम हो चुकी है। मुझे कोई सूबा कोई बता दें आज हमारा रेट्स क्या है। आज पे प्रॉपर्टी के फैसले 40 साल में होते हैं, जब सर आज जुडिशरी ने आप लोग के हक में बयान दे रहे हैं, तो फिर वो जुडिशरी सही होती है। आगे बात कर लें क्योंकि मुझे एक और टॉपिक की तरफ ही जाना है। सोराब सर्की साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? सर्की साहब मुझे सुन सकते हैं? जी। सर्की साहब, मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, अगर ये हो जाता है पीटीआई के हक में जो आता है, तो फिर क्या समझते हैं कि सिनेरियो चेंज हो जाएगा? वैसे तो स्टेबिलिटी 8 फरवरी के बाद तो नजर आ ही नहीं रही है, तो क्या मजीद कोई खराबी की तरफ हम जाएंगे या चीजें बेहतर हो जाएंगी? मेरे ख्याल में जो हालात हैं उसमें तो यही होगा कि हालात बेहतर होंगे और सीटों का फैसला पहले हुआ है, अभी देखें कल क्या सुप्रीम कोर्ट करती है। तो मुल्क के मफाद में तो यही है, अगर जो भी फैसला हो सब उसको कबूल करें और आगे बढ़ें। इस मामले में पीपल्स पार्टी की बड़ी सियासत अच्छी रही है, वो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई वाले, आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ठीक है, ओके, आपकी सियासत जबरदस्त। आगे चलते हैं, हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। फारूक रेड्डी साहब खुल के लड़ाई कर रहे हैं, ये एमक्यूएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले, और मेरी प्रोग्राम से आप कितनी दफा हम कह चुके हैं कि इनका ये इस तरह से अगर रवैया रहेगा तो सिंध कहां पहुंचेगा। इवन ये कि हम स्कूल्स तक का हाल देख लें, तो मैं अगर केपी जहां पे जंग रही है उसके बावजूद वहां के स्कूल्स का बड़ा अच्छा हाल है। आप पंजाब की एजुकेशन देख लें, वाह वाह जरा। बलोचिस्तान के तो इश्यूज ही अलग है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस बातें हम बड़ी कर लेते हैं बलोचिस्तान के हवाले से, लेकिन बलोचिस्तान जाके देखें उसका जो जोग्राफिया है वो भी बहुत बड़ी वजूहात है चीजें बेहतर ना होने की। सिंध का मसला हल कैसे होगा अगर ये दोनों पार्टीज बन जाएंगे? और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में बड़ा बयान दिया इन लोगों ने, उस पर आप अगर कोई जस्टिफाई कर सके तो। मेरे ख्याल में जुल्फिकार अली, देखिए मैं सर सोराब सर्की साहब, मैं आपके पास आऊंगी, मैं जरा इनसे गेस्ट से बात करूं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे, सिंध का और कराची का बेड़ा गर्क होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। ये एमक्यूएम ही इसकी कसूरवार है कि कराची का नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है। क्यों सर आप खास तौर पे मुझे ना उस बात पे कमेंट करें, जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में उन्होंने जो बात कही है इसके हवाले से कमेंट करें। ये बयान ना पढ़ा है, मैं तो बोल भी नहीं सकती, मैंने ये बयान नहीं पढ़ा ना सुना है, तो मैं अपनी तरफ से कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इतना अपनी तरफ से जरूर कहता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कभी कोई मॉनेटरी करप्शन उनके अगेंस्ट नहीं थी, और उन्होंने जो है उनको एक गलत तरीके से एक जुडिशियल मर्डर उनका किया गया, और वहीं से पाकिस्तान की तरक्की का पहिया उल्टा चलने लगा। और उसके बाद ये हमें नवाज शरीफ और इन लोगों का तोहफा मिला। ठीक है ना बेनजीर करप्ट थी, ना बेनजीर के ऊपर कोई ऐसी करप्शन के चार्जेस थे ये लोगों ने। लेकिन ये कि बाद में जो आज हमें अफसोस होता है उस पीपल्स पार्टी को, कि आज की पीपल्स पार्टी जो है, जो भुट्टो के कातिल थे, जो भुट्टो को फांसी में लटकाने के साथ शामिल थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं हाथ से हाथ मिला के। तो हमें अफसोस होता है कि आज भुट्टो की और बेनजीर की रूप तड़प रही होगी कि हमारी पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं। खैर एनीवे, बेनजीर अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी एक अजीम लीडर, एक अच्छे लीडर थे, और ये होते तो शायद कराची का और हमारे सूबे का ये हाल नहीं होता। ठीक है सर, मैं आगे गेस्ट की तरफ जाती हूं। और मैं दोनों एक सेकंड, यहाँ पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, यहाँ एमक्यूएम भी मौजूद है। ठीक है सर। भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम सिंध में नाफिज किया था कि अर्बन और सिंध जो है इंटीरियर जो वो एक पेज पे आ जाए। आज 40 साल हो गए, यही एमक्यूएम उनके साथ अलायंस में रहते हुए पीपल्स पार्टी के साथ उनको ग्रीन चिट देती रही, उनको अप्रूवल देती रही, और कभी भी अतमी इन्होंने कोई वो नहीं किया। अगर एमक्यूएम चाहती तो कराची का नौजवान तालिब इल्म जो है वो 60% नंबर लेके भी सीएसएस अफसर नहीं बन सकता, जबकि इंटीरियर से कोटा सिस्टम में 40% पे लोग आ जाते हैं। तो
ये हमारे इस सूबे, हमारे इस शहर के साथ बहुत अलमिया है। जब पूरे पाकिस्तान में CSS के एग्जाम के लिए मेरिट, टॉप मेरिट चलती है, तो व्हाई नॉट इन सिंध। चले सर, बात करते हैं इस पे भी। आपकी तरफ आते हैं आमिर सिद्दीकी साहब। ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अपने लीडर से एक जज्बाती मोहब्बत होती है हर कोई अपने लीडर के लिए? आप तो खैर अपने बानी को भूल चुके हैं, आगे बात कर लेते हैं। वो भी उन्होंने भी इल्जाम लगा दिया इस बारे में कि लगता है कि कहीं और से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। एनीवे, क्या समझते हैं, ठीक है ये इस किस्म की बयानबाजी? ने कहा कि वो बानी की बात की, तो ये शर्जील साहब और इन्हीं के लोग जाते थे लंदन में उनसे माफिया मांगने के लिए। तो आज जो सर बात करें कि MQM ही कोर्ट में गई है, MQM ने कराची का मुकदमा लड़ाए, और आज मैं कहता हूँ कि वो जो कोटा सिस्टम था उस पर भी तो अमल नहीं हुआ ना। जो 40 साल से नौकरियां दी गई, क्या उस कोटा सिस्टम पे अमल हुआ है? मुझे बताएं कितने गरीबों को नौकरियां मिली हैं सिंध से? बता सकते हैं किसी हारी के बेटे को बनाया है? DMG ग्रुप का अफसर बनाया कोई एक लिस्ट ला सकते हैं? सर के साहब मुझे कोई लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, हारी का बेटा, किसान का बेटा क्या DMG ग्रुप का ऑफिसर बनाए? ये सारे बड़े लोग बने। तो उस कोटा सिस्टम पे भी भुट्टो साहब के इन्होंने अमल नहीं किया। हमारी लड़ाई यही तो है कि हम जो आज कोर्ट में गएंगे, खुदारा अब तो आ जाओ, कि हम चाहते हैं कि कराची में नौकरी, जिस कराची और हैदराबाद, लाड़काना, कंबर, शहजादपुर, वहां के बच्चों को नौकरी मिले। आप देखें ना, हॉस्पिटल में जॉब करनी है, स्कूल में जॉब करनी है, तो क्या हैदराबाद से बच्चा आके यहाँ पढ़ाएगा? हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आज 15 लाख बच्चे कराची से जा चुके हैं, जॉब उनके वो नहीं मिल पा रही, और वो आज मुझे बताएं कि आप आने वाले सालों में, तो हमें तो ये लगता है कि आपके पास प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे। मुल्क और सूबा कौन चलाएगा? कुछ सरकारी लोग नहीं चला सकते। फैक्ट्रियों में आपके पास जॉब क्राइसिस आने वाला है, इंजीनियर्स, डॉक्टर आपके मुल्क छोड़ रहे हैं। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि कराची की आवाज। मसले का हल क्या है? आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपकी बात सुनेगी? क्या होगा मसले? इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो आवाज उठाई है, इंशाल्लाह ताला हम बेसिक जो डोमिसाइल है उसको फॉरेंसिक ऑडिट पे लेके जाएंगे। अगला स्टेप हमारा डोमिसाइल को फॉरेंसिक ऑडिट है, कि जब तक डोमिसाइल बेस के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होती तो ये मुंसिफाना नौकरियां नहीं मिल सकती। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भी अपना किसी तरह डोमिसाइल, बड़ी गलती हो गई, अंदरून सिंध का बना लेती। कोटा सिस्टम की तो मैं भी डसी हुई हूँ। आगे चलते हैं। सुराब सरकी साहब, ये चपकलिश बढ़ती जा रही है, आमने सामने बयानात का सिलसिला है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, मैं तो आपको वेलकम कहता हूँ। पूरा सिंध जो है आपका है, मेरा जो गाँव है वो भी आपका है। आए मैं आपको डोमिसाइल सिंध का कम अज कम जो है, अगर नहीं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। कराची के रहने वाले का इंटीरियर कैसे बन सकता है? बात सुने मेरे भाई, हम आपस में लड़ते रहेंगे, जिस तरह वो मेरी बहन भी कह रही है। कोई नहीं, मेरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले। हमारे आपके जो है ना, हम आपसे ज्यादा हमने असेंबली में आवाज उठाई है। हमारे अपने सूबे के जैकाबाद का कराची बन जाए, कराची का जैकाबाद बन जाए, मेरे ख्याल में ये इतना बुरा नहीं है। पूरे पाकिस्तान के दूसरे सूबों के जितने कराची में डोमिसाइल बने हैं, वो उनको आप देखें। अफगानिस्तान के लोगों के, अफगानों के बने, आप उनको देखें। इसीलिए तो हम फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट होगी। हम भी कर रहे हैं। मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ इस मामले में, हम भी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का हक है, हम कहाँ जाएंगे? यही हम कहते हैं कि भाई अब वो नाम लेंगे तो बात आ जाएगी कि बात कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम के वक्त कम हो जाएगा। बाकी आपने कहा गरीबों के हारियों के बेटे, बिल्कुल गरीब हारियों के बेटे, हमारे गरीब हारियों के बेटे अभी डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं। एक नहीं, मैं आपको 100 बताऊंगा। ये ज्यादातर प्रोपेगेंडा होता है। आपको पता है CSS में जितने भी पास हुए हैं वो गरीब। सुराब सरकी साहब, आप इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं कि आपसे काउंटर करने का दिल भी नहीं चाह रहा मेरा। मैं इदारों का नाम नहीं लेना चाहती। आप मुझे बताएं कि जो डॉक्टर्स बनके जो MCAT कब कराची का बच्चा पास नहीं कर पा रहा, जो उसके साथ जो कुछ हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जो डॉक्टर्स बने हुए हैं वो डॉक्टर्स बनने के काबिल थे जो अंदरून सिंध से आए। मैं आपको बताऊं कि उसमें जो है वो सारा जो है वो सिस्टम का फेल्यूर है। उसमें जो है वो आपको पता है कीज लीक हुए हैं। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी कराची की यूनिवर्सिटियां जो एग्जाम ले रही हैं। सिंध जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, डो मेडिकल कराची। हेलो जी सर, मैं सुन रही हूँ, बहुत गौर से सुन रही हूँ आपका एक एक। सर IBS सेक्टर और मेहरान यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुए सारे। IBS सेक्टर, मेहरान यूनिवर्सिटी। सर आप ये कह रहे हैं ना कि ये बच्चा वो बच्चा, इस तरह से आप मुझे बताएं। मैं तो वो कर ही नहीं रही हूँ। जो डॉक्टर्स बनके अभी ऑन ड्यूटी है गवर्नमेंट के, वो डॉक्टर बनने के काबिल थे। अभी तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो कोटा सिस्टम 10 साल के लिए था वो खत्म करें। ये जो एक बहाना मिला हुआ है, कोई बात नहीं। अगर कराची का बच्चा आ जाए, हमारे गाँव में आकर काम करे,
सर्व करे। यहाँ पर मैं जब कोई डॉक्टर नहीं होता था, अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ अपने गांव में, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, डिस्पेंसरी यहाँ पर कराची का था, उसने वो हमारा पूरे गांव का वो इलाज करता था शाह साहब से, कराची का डिस्पेंसर था। तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अगर कोई कराची के आ जाए हमें खुशी होगी। और यूनिवर्सिटीज बनी, अच्छे असातिज़ा आएंगे यहाँ पर पढ़ाएंगे, और कोटा सिस्टम अभी अगर खत्म होता है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये इस पे जो सियासत हो रही है हमेशा के लिए वो सियासत भी दफन हो जाए और ये शहरी और दही का सिलसिला भी खत्म हो जाए। चलिए सर के साथ अगर ये आपने बहुत अच्छी बात की, और अगर आप ही सिंध असेंबली में करारदाद लेके आए कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए, तो ये पूरे पाकिस्तान में एक मेरिट हो जाएगा और अच्छा साइन जाएगा, बहुत अच्छा। और जो लोग जॉब छोड़ के मुल्क से जा रहे हैं वो वापस रुक जाएंगे और हमारे लोग हमारे मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तो जाती तौर पे और पार्टी में भी हमारी डिस्कस होती है। ये एक सियासी जो है अभी पूरा सारा जितना भी है सर, वो सारा सेंट्रलाइज हो गया है, सारा मेरिट हो गया है। बाकी ये है कि अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है आपको पता है? चलिए सर, अब हम इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सुराब सर जी। सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए ना उसमें, अभी हमारे यहाँ अभी यूनिवर्सिटीज बनी है, अब स्कूल बेहतर हुए हैं। हमने तो अगर काम किया है अपने गांव के अंदर तो ये और कराची वालों को फायदा हुआ है कि यहाँ लोग रह जाएंगे, नहीं तो सारा प्रेशर, रोजगार नहीं होगा तो जाहिर है कराची की तरफ लोग आएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन चलिए सर, बहुत शुक्रिया सुराब सरकी साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, फारूक डाडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पूरी मुल्क की हम बातें जरूर करती हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना कराची के बच्चों के साथ स्पेशली, वो कुछ अच्छा है वो हो नहीं रहा है। पूरा सिंध हमारा है, हम कराची में रह रहे हैं, सिंध को हम ओन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कराची अलग है और सिंध अलग है, सब एक साथ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जो कोटा सिस्टम की वजह से इस पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा है वो ना काबिल तलाफी है। इवन ये कि एजुकेशन सिस्टम में भी आगे भी जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर दे के आए हैं और फर्स्ट ईयर में जो हाल किया है बच्चों का, अब वो सेकंड ईयर दे रहे हैं, उसके बाद कौन सी ऐसी सीट है जो एमकेट में पूरी कैलकुलेशन करके उनको निकाल के देगी। इसके बरक्स वो डॉक्टर्स जो आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं और अंदरूनी सिंध से जो ताल्लुक रखते हैं, उनको लिखना भी नहीं आएगा लेकिन वो डॉक्टर्स की पोजीशंस पे मौजूद है। क्यों जनाब? उनके लिए एमकेट की शर्त भी बड़ी आराम से हो जाती है। क्यों जनाब? उनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी बड़े आराम से निकल जाते हैं। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि कोई चीज किसी के खिलाफ होते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से मुल्क में होता रहा, चाहे आप मुल्क के किसी भी जगह पे कर ले, चाहे बलूचिस्तान में हो, केपी में हो, कहीं पे भी हो, ये आगे मुल्क को नुकसान देती हैं चीजें। खुदारा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये ब्रेन ड्रेन आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये मुल्क ही ना रहा तो फिर आपकी सियासत क्या रहेगी? मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।